नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि के लिए 14 जून से धामी सरकार का बजट सत्र शुरू होकर 17 जून को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 7 दिनों तक चलने वाला सत्र मात्र 4 दिन यानी कि 22 घंटे 43 मिनट में ही खत्म हुआ है। सत्र शुरू होने के पहले सवाल था कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा, पर सत्र समाप्त होने के बाद हालात और सवालात दोनों अलग अलग हैं। आज चर्चा इसी विषय पर कि विपक्ष के इस सवाल से क्या पक्ष हुआ बेहाल। सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सदन के अंदर मंत्री पूरे होमवर्क के साथ नहीं पहुंचे। 4 दिन की कार्रवाई में विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब सरकार ठीक से दे नहीं पाई, जबकि विपक्ष ने गैरसैंण, चारधाम यात्रा, बिजली कटौती, जिला विकास प्राधिकरण और हल्द्वानी में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज तक को प्रमुखता से मुद्दा बनाया और उठाया भी। सदन की कार्यवाही के अंतिम दिन विपक्ष ने बेरोजगार युवाओं पर हुई लाठीचार्ज के मुद्दे पर सदन का वॉकआउट तक किया है। सरकार ने जो बजट पेश किया वो भी विपक्ष को रास नहीं आया। कई सवालों के जवाब मिले, कई सवालों से बचा गया, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार के इस रवैये से जनता को जरूर क्षति पहुंची है। सदन चलना चाहिए था। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ में अभी थोड़ी देर के बाद मौजूद होंगे। लखपत बुटोला जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लखपत जी, बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और जैसा कि राजेंद्र जी से पहले ही मेरी क्षमा प्रार्थना रहती है कि मैं उनको आखिरी में जोड़ूंगी, क्योंकि वो इस चर्चा को एक दृष्टि देने का काम करते हैं। शुरुआत लखपत बुटोला जी के साथ में करूंगी। लखपत जी, जब शुरुआत हो रही थी, सत्र जब शुरू होने वाला था, तो हमने ही चर्चा करी थी इसी विषय को लेकर के कि क्या यशपाल आर्या के नेतृत्व को सभी स्वीकार करेंगे, क्या सदन के अंदर उतनी एकजुटता नजर आएगी क्या, लेकिन कांग्रेस उस पर खरी उतरी है। देखिए पूजा जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं एक बात कह सकता हूं, जिस तरह से पिछली बार भी मैंने कहा था कि जिस तरह की बातें कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सदन के अंदर होमवर्क करके नहीं आती, कांग्रेस जनता के मुद्दों को नहीं उठाती, कांग्रेस में बिखराव है, एकजुटता है नहीं, ये मैं शुरू से कहते आए और पहले भी कहा है कि जनता के मुद्दों के लेकर के हम हमेशा खड़े रहे हैं और तन मन धन से खड़े रहे। आपने देखा हुआ सदन के अंदर जिस तरह से हमारे जो नौजवान विधायक है जो पहली बार चुन के आए, उन लोगों ने जिस हिसाब से और जिस जोश खरोश के साथ विधानसभा के अंदर जनता के प्रश्न उठाए हैं, उनके मुद्दे उठाए हैं, वो बहुत काबिले तारीफ है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देना चाहता हूं कि आपने इस ओर अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। ये आपसे एक बात कह सकता हूं कि कांग्रेस के प्रति एक जो छवि बनाने की कोशिश की जाती है, जो बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस में मन उठा, देखो मैंने पहले भी कहा, मैं इसको इस बात को थोड़ा इतर कह सकता हूँ कि कांग्रेस एक बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, 139 साल पुरानी पार्टी है, तो बातें रखने में हम बातें रखते हैं कई जगह, हमें डिक्टेटरशिप नहीं, अपने बातों को लेकर रखते और कई मुद्दों पे विवाद से रखते। इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता है कि हमें किसी तरह का मनभेद है। आपस में लोकतंत्र में मतभेद होते, अपने अपने विचार होते, और कहा भी गया लोकतंत्र में 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, 4 से भले 5। तो अलग अलग व्यक्तियों की मत जो अपने लखपत जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और समझना चाहूंगी। देखिए, तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनकी तरफ से जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई तो उसके बाद तमाम तरह के बयान भी सामने आए। उसमें ये कहा गया कि जो धामी जी का विभाग है उसको आने ही नहीं दिया गया और सत्र को जल्दी समाप्त कर दिया गया ताकि जो सीएम का विभाग है वो सवालों से बचा रहे, उनको जवाब देने की नौबत ना आए। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी 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 पूजा जी, देखिए पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। हम कह सकते हैं कि जो भाजपा चुनाव से पहले और पिछले 5 सालों से कह रही थी गैरसैंण में हमने बहुत काम कर दिया, गैरसैंण को हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया, गैरसैंण के अंदर 25,000 करोड़ का बजट का इन्वेस्टमेंट कर, वो अपने पहला सत्र गैरसैंण में नहीं कर पाए और इतने बेजूल और उल्टे सवालों के जवाब देते हैं कि चारधाम यात्रा चल रही इसलिए हम वहां पे सत्र नहीं चला रहे। ये चारधाम यात्रा तो हर बार उत्तराखंड के अंदर हर बार इसको चलना है, और जिस तरह से गैरसैंण के अंदर विधानसभा न करना, सत्र न चलाना, अपने आप में एक उत्तराखंड की जनमानस की भावनाओं पर कुठाराघात करना है। और उन लोगों को जो उम्मीदें, जो जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, जो जनादेश दिया, उसका अपमान है।
दूसरी बात, जिस बात को लेकर के आपने कहा है, मैं समझता हूं कि ये सत्र आप देखोगे जिस तरह से छोटा किया गया है, उसका कारण ये है कि सरकार के न विधायक न सरकार के मंत्री अपने विभाग की तैयारी करके नहीं आए। जिस तरह से आपने देखा, सतपाल महाराज जी पहले दिन सबसे दूसरे नंबर के मंत्री माने जाते, सरकार में मुख्यमंत्री के बाद उनको और अनुभव और उम्र और अनुभव में देखा जाए सबसे तजुर्बा उनको है। अपने सवालों को लेकर के जिस तरह से वो इधर उधर की बातें करते रहे, मैं देखूंगा, जवाब दूंगा, आपको बाद में समझाओ, और एक सत्र के विधानसभा के अंदर आप कहते हैं कि आपको अलग से समझा दूंगा, अलग से बात कर लूंगा, इस तरह की बातें कहना मैं समझता हूं कि सत्र का भी अपमान है, अपने आप में अपमान है। जो लोग देखना और सुनना चाहते हैं मंत्री को, उनको भी निराशा हाथ लगी है। ठीक है सरकार, लखपत जी, हमारे साथ में संजीव जी भी जुड़ गए हैं, संजीव वर्मा जी जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है। हालांकि मैंने आपका नाम पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, बहुत स्वागत है आपका। सवाल सीधे तौर पर संजीव जी ये कि जिस दौरान सत्र की शुरुआत हो रही थी, हमारा सवाल था कि कांग्रेस क्या अपनी भूमिका निभा पाएगी, लेकिन सत्र खत्म होने के बाद ये सवाल उल्टा हो गया है कि क्या पक्ष ने अपनी भूमिका निभाई? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी भूमिका निभाई और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में जितना जनता के साथ वायदे किए थे, उन वायदों को के अनुरूप हम लोगों ने बजट रखा। और जिस प्रकार से हमने बजट रखा, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ वायदा किया था, यह जो बजट होगा ये आपके अनुरूप होगा। इसके लिए हमने तमाम जनता से उनका वर्जन लिया, तमाम वर्गों से हमने उनकी राय ली और उनकी राय के आधार पर जैसा भी उन लोगों का जो भी एक दृष्टिकोण रहा, उसको हमने बजट के अंदर समाहित करने का प्रयास किया। और यह बजट एक संतुलित बजट है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने काम किया, जिस प्रकार से हमने तमाम जितने भी चाहे उसमें किसान हो, युवा हो, मातृशक्ति हो, पलायन को रोकने का दिशा में काम हो, और चाहे उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, उत्तराखंड में हम विकास कैसे बढ़ा सकते हैं, उद्योगों का हम कैसे विस्तार दे सकते हैं, तमाम बातों का हम लोगों ने पूरी तरह से ध्यान दिया। कैसे हम विपक्ष तो कह रहा है, वर्मा जी, विपक्ष कह रहा है कि 35% फंड तो आप पेंशन और भत्ता देने में खर्च कर रहे हैं। पूजा जी, देखिए, उत्तराखंड राज्य में हमारे जो आय के साधन है वो एक सीमित है और लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का हमारे जो आय के रिसोर्सेज हैं उनसे हम लोग कमा पाते हैं अभी। लेकिन और बाकी पैसे के लिए बाकी जितने भी हमारे आवश्यकताएं हैं उसके लिए हमको केंद्र से और विभिन्न एजेंसियों से ऋण लेना पड़ता है ताकि हम उत्तराखंड की तमाम जरूरतों को पूरा कर सकें। हाँ, लेकिन लखपत जी, वर्मा जी के सवाल जवाब से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका काउंटर जी। देखिए, एक चीज बताएं संजीव जी, कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास सीमित संसाधन, आपने बढ़ाने के लिए 6 सालों में क्या किया? अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए क्या किया? घर घर आपने मोबाइल पे शराब की भेज दी, इससे आय के स्रोत बढ़ेंगे क्या? मैं पूछना चाह रहा, आप नदियों के गला चीर दिया, उनकी छातियां फाड़ दी, क्या उससे खनन से आप क्या रेवेन्यू जनरेट करेंगे? आप 6 साल में कुछ तो बताएंगे कि आपने क्या काम किया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। उस पर तो आपसे उम्मीद की जाए, आप एक आंकड़ा दे दीजिए, हमने इस काम को किया है। आप लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप बता दीजिए कि हमने ये योजना लाई जिससे हमारे आय के स्रोत बढ़े। एक सुन लीजिए, आप बता दीजिए, आपको सवाल पूछा जा, जवाब दीजिए। अरे संजीव जी, सुन लीजिए, 6 साल से सत्ता में, आप जवाब दीजिए, कौन सी योजना आपकी है जिससे आप रेवेन्यू जनरेट होगा? अवैध खनन करने का काम हरीश रावत जी ने किया था, लेकिन हमने पूजा जी, ये भाजपा की दिक्कत ये है, ये पढ़ के नहीं आते हैं, इन्हें पता नहीं बजट में क्या है, इन्हें पता नहीं होता कि क्या काम करना है। ये केवल और केवल तो एक लाइन लेके आ जाएंगे कि 2025 तक उत्तराखंड। लखपत जी, मेरे ख्याल में आपने सवाल पूछा, एक बार उनको जवाब देने का मौका दीजिए, क्योंकि जवाब केवल ये पूछे कि डिबेट इसीलिए बैठी है क्योंकि जवाब तो सदन के अंदर भी नहीं दिया था, जवाब आप यहाँ भी नहीं सुन रहे हैं,
तो जवाब लेंगे कहां हम? जवाब संजीव जी। पूजा जी जी। देखिए, जैसे हम बोलना शुरू करते हैं तो ये बीच में टांग अड़ा देते हैं, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ना इनकी बात जनता तक जाएगी, ना मेरी बात जनता तक जाएगी। बिल्कुल, आपकी बात जनता सुनना चाहती है संजीव जी, अपनी बात आप रखें। लखपत जी का सवाल था कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए 6 सालों में क्या कुछ किया गवर्नमेंट ने? मैं बता रहा हूँ पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो सरकार है, हमने जितने खर्चे हैं, खर्चों को कम करने का हम लोगों ने काम किया। साथ ही जो हमारे आय के स्रोत हैं उसको भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें पन बिजली परियोजनाएं हैं, उनसे जितनी बिजली की खपत उत्तराखंड में होती है वो भी पूरी हो, और साथ में जितनी सरप्लस बिजली हमारे पास आए उसको हम अन्य राज्यों को बेचें, और जिससे हमारा एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और लखपत जी मुस्कुरा रहे हैं, और सवाल संजीव जी मेरा भी है आपसे, व्यवसाय पढ़ा है क्या कभी? व्यवसाय में जब बच्चों को व्यवसाय पढ़ाया जाता है तो वहां सिखाया जाता है बेटा खर्चे कम नहीं करने, निवेश बढ़ाना है। निवेश बढ़ाना है तभी रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी असेट्स क्रिएट होंगे। आप कह रहे हैं हमने खर्चे कम कर लिए, इस तरीके से हमने जो है आमदनी बढ़ाई है राज्य की, तो ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ मेरे ख्याल में। आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, आप मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं आप, और आपने मेरे ख्याल में ज्यादा चीजें देखी होंगी, ज्यादा चीजें समझी होंगी, तो जितना मैं बोल रही हूँ वो तो आपका अनुभव होगा। पूजा जी बोलने देंगे तो मैं आपको बिल्कुल अपनी बात आप साझा करें। देखिए, मैंने कहा पन बिजली परियोजनाओं को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया, सोलर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया, टूरिज्म को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया, श्रद्धा पर्यटन को बढ़ाने का हमने काम किया, खनिज विकास में काम करने का हमने काम किया, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का हम लोगों ने काम किया, हायर एजुकेशन और नई नई यूनिवर्सिटीज लाने का हम लोगों ने काम किया, आबकारी के माध्यम से उसको बढ़ाने का काम हमने किया, साहसिक पर्यटन को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। तो ये तमाम इस प्रकार के साधन है जिनके माध्यम से हम अपने आय के रिसोर्सेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से जितना जो हमारा खर्च है, जो जिसकी पूर्ति के लिए हमको कई बार केंद्र के सामने केंद्र से हमको लोन लेना पड़ता है या अन्य रिसोर्सेज से। ठीक है लखपत जी, संजीव जी आपको जनता ने सुना। राजेंद्र जी का रुख करेंगे। राजेंद्र जी से दृष्टि लेना बेहद ज्यादा जरूरी है, जनता समझे कि इस चर्चा का आखिरकार जिस्ट क्या निकला। राजेंद्र जी, आपने संजीव जी को भी सुना, लखपत बुटोला जी को भी सुना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का पक्ष सुना। सदन में तमाम जितने प्रश्न प्रस्तावित थे, कितनों के जवाब मिले, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आपको क्या नजर आ रहा है? क्या सरकार भागती नजर आई विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, या विपक्ष उतनी बेहतर तरीके से घेर नहीं पाया? चलिए राजेंद्र जी से मैं संपर्क करूंगी। लखपत जी अपनी बात आप पूरी कर लें तब तक। पूजा जी, मैं इन्हीं बातों को लेकर कह रहा हूँ। आपने देखा होगा, जिस तरह से आपने भी कहा, लगातार मीडिया के माध्यम से आया कि जितने आज हमारे देखिए बहुत चाहे नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष हो, चाहे अनुपमा रावत जी हो, चाहे सुमित इल्देश जी हो, उन लोगों ने जिस तरह से पहली बार विधानसभा में जाकर के सवाल उठाए, उन लोगों को उम्मीदें थी कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री 2-3 बार के सीनियर लोग हैं, उनके सवालों को जवाब देंगे, जनता से जुड़े मुद्दों पर। सरकार के विधायक मंत्री सारी चीजों से भटकते हुए नजर आए, 1/3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए। विधानसभा के अंदर पहले सवालों की सूची चले जाती, विधायक उसके अंदर आप जानते हैं कि मंत्री पहले तैयारी करते, विभाग पहले उनसे सारी की सारी तैयारी करके आंकड़े और डेटा के साथ सारे के सारे लेकर आते, ताकि जो जनता की आवाज प्रतिपक्ष के विधायक के द्वारा उठाए जा रहे उसके प्रदेश के सारे लोग सुने, और जाने के बाद सरकार क्या काम करे उसको लेके जवाब देने के बजाय आप बदते रहे। आप ये जवाब दे रहे कि हम आपको अलग से समझा देंगे, आप हमारे घर पे आ जाएंगे। विधानसभा के अंदर उठे हुए सवालों पे ये पहली बार सुना जा रहा है कि आप घर में आइए, आपको समझा देंगे, आपको बता देंगे अलग से। ये जो बातें कहने का काम किया जाए, तो जब विधायक और मंत्री इस तरह की बातें कह सकते हैं, तो इनके प्रवक्ताओं से क्या उम्मीद की जा सकती, जो कह रहे हैं कि एक सवाल के चार सप्लीमेंट्री सवाल लगा देते हैं।
ये कोई बात नहीं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सरकार इस समय बहुत अधूरी तैयारी में था। मुख्यमंत्री को बचाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री जी का चेहरा और उनकी नीति नियत की पोल न खुल जाए, इसको लेकर के भाजपा ने सत्र को जिसने नहीं दिया, लगभग 18-20 घंटा मात्र विधानसभा चला है। ये मुझे लगता है सबसे कम समय के सत्रों में से एक है। और गैरसैंण सत्र नहीं चलाना एक बहुत दुखद बात है। हमने तो गैरसैंण के अंदर भी धरना दिया। ये सरकार कहती थी गैरसैंण, यहाँ हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया और आपने वहां पे सत्र आहूत नहीं किया। ये बहुत दुखद बात है। और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस संजीव जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए गैरसैंण का मुद्दा बार बार उठता रहा। धामी सरकार के बनते ही सबसे पहले सवाल यही था कि गैरसैंण को क्या ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर घोषित किया जाएगा, क्या सत्र ग्रीष्मकालीन वहां पर चलाया जाएगा। इस बार फिर वैसा ही हुआ। गैरसैंण से उम्मीदें थी सबको कि गैरसैंण में सत्र चलाया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। इससे सिर्फ विपक्ष ही नहीं, विपक्ष के लिए ये एक मुद्दा नहीं था, जनता के लिए उनकी भावनाएं भी जुड़ी हुई थी गैरसैंण के साथ में। ये आप समझते हैं मेरे ख्याल में? पूजा जी देखिए, उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया और औद्योगिक पैकेज 1000 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने औद्योगिक पैकेज को छीनने का काम किया, विशेष राज्य के दर्जे को छीनने का काम किया 2007-8 में। और साथ ही इसके बाद बात आती है गैरसैंण की। तो गैरसैंण को अपने जो हमारा पिछला संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र में 2017 में हमने जनता के साथ वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा देंगे। और हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहां पर 25,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का एक कॉर्पस फंड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आगे भी उसका जितना विकास होना है, संवर्धन होना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जो एक विजन के साथ काम कर रहे हैं, 2025 में उत्तराखंड कैसे देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इस वोट भावना। संजीव जी सवाल ये भी है ना अपने आप में, विपक्ष बार बार आपसे कहता है कि जो विजन है आपका, जो आपने हासिल किया 6 सालों में, जो देश की माफ कीजिएगा प्रदेश की जनता को दिया है, आपकी सरकार की तरफ से दिया गया, वो आंकड़े में दीजिए। वो आंकड़ों में जवाब क्यों नहीं आ पाता है फिर सत्ता पक्ष की तरफ से? हमेशा एक तरीके का अलंकृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप अभी भी कर रहे हैं। आंकड़े क्यों नहीं रहते हैं? पूजा जी देखिए, आप मेरा आपसे एक आग्रह है, एक डिबेट आप अगली अवश्य रखिएगा। और मैं प्रत्येक विभाग का बिल्कुल छोटे से लेकर बड़े तक हर आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। चाहे उसमें स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने कितने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, हमने 5 मेडिकल कॉलेजेस बनाने का हम लोगों ने काम किया। कैसे हमने जितने भी हमारे जिला अस्पताल हैं, जितने हमारे CSC PHC सेंटर्स हैं, उनके अंदर हमने डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट देने का काम किया। कैसे हमने वहां का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जितना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाने का काम किया। तमाम मुस्कुरा रहे हैं लखपत जी, मुस्कुरा रहे हैं लखपत जी। आपकी मुस्कुराहट के पीछे का राज मैं समझ तो पा रही हूँ, लेकिन आप हाले दिल बयां कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। कह रहा हूँ अपनी सरकार की योजनाओं का जब प्रवक्ता को पता नहीं है, वो कह रहे मैं लेके आऊंगा। अरे मैं लेके क्या, आपको याद होना चाहिए क्या? सब जनता को क्या पता होगा आपने क्या काम किया, क्या आपकी योजनाएं हैं, किन चीजों पे आपने विकास किया, उनको तो आपको रखना चाहिए अपने पास। जब भी पूछा मैंने अभी कि आपने कहा, मैंने एक चीज पूछी थी कि आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किन विभागों में काम किया, आपको आंकड़े देने चाहिए थे, बताना चाहिए था हमको। लेकिन आप जिस तरह से कहते कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूब गई है, कांग्रेस ने कुछ नहीं, अरे उससे थोड़ी आपकी सरकार की उपलब्धियां बढ़ जाएंगी। मैं ये कह सकता हूँ, आपको जनादेश मिला है, जनता ने आप पे आशीर्वाद दिया है, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं हमने इन चीजों को काम किया है। लेकिन चुनाव में पूजा जी बार बार कहता हूँ कि सरकार चलाना अपनी चीज जगह अलग है और चुनाव जीतना अलग। जिस तरह से प्रोपेगेंडा करके
और एक उन्माद फैला करके चुनाव में जाने का काम किया जाता है, वो एक अलग प्रकार की, ऐसा नहीं कि जो सरकारें बहुत अच्छा काम करती जरूर उनके फेवर में रिजल्ट आ जाती। तिवारी जी ने बहुत अच्छा काम किया, सब मानते हैं, उसके बाद हरीश रावत जी ने किया, लेकिन दुर्भाग्य से हम रिपीट नहीं हो पाए। प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनके पास एक नीति थी, नियत थी, स्पष्ट दिशा थे, जिस तरह से केदारधाम के अंदर काम किया गया, जिस तरह से वहाँ की विकास किया गया। संजीव जी, लखपत जी आपसे सीधा सवाल कह रहे हैं या यूं कहूं कि सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपको चुनाव जीतना और जितवाना तो आता है, लेकिन सरकार चलाना नहीं आता। ये मैजिक करते कैसे हैं आप लोग? पूजा जी देखिए, जैसा भी लखपत बुटोला जी ने कहा, हमारे को सरकार चलाना भी आता है और जनता के हितों का ध्यान रखना भी आता है। हमको नहीं आता तो भ्रष्टाचार करना नहीं आता। जैसा कि ये लोग भ्रष्टाचार किया करते थे, हम लोग जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाते हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को सिरे से नकारने का हम लोग काम करते हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खारिज करने का काम करते हैं। ये लोग करते हैं। ये लोग सरकार चलाने का मतलब भ्रष्टाचार करना समझते हैं, जबकि हम लोग भ्रष्टाचार को सिरे से नकारने का हम लोग काम करते हैं। हम जीरो टॉलरेंस की सरकार देने का काम करते हैं। हम डीबीटी के माध्यम से 1 रुपया जब सरकार से चलता है तो 1 रुपया सीधा लाभार्थी के। संजीव जी, सीधा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत देर से ये सवाल मैं पूछना चाह रही थी। अच्छा, क्या हुआ, क्या वजह रही कि ये 7 दिनों का सत्र 4 दिनों में खत्म हो गया? 22 घंटे कुछ मिनट 43 मिनट ये सदन चला। इसको क्या आप मतलब थोड़ा सा दृष्टि दे पाएंगे क्या इसके कि क्या विषय रहा कि 7 दिनों का सत्र 4 दिनों में खत्म करना पड़ा? पूजा जी देखिए काम जितना काम था, जितना विधायी कार्य था, उसको वो कार्य अगर 7 दिन का काम 4 दिन में पूर्ण हो जाता है तो मैं सोचता हूँ एक समय की भी सबकी बचत है और की भी बचत है, खर्चे की भी बचत है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, उत्तराखंड का और अधिक लखपत जी हंस रहे हैं और मुझे रितु खंडूरी जी का एक बयान याद आ रहा है संजीव जी। उसमें रितु खंडूरी कह रही हैं, रितु खंडूरी जी ये साफ तौर पर कह रही हैं कि बजट में चर्चा थोड़ी और होनी चाहिए थी, बाकी सब तो बढ़िया रहा। इन्हें सत्र चलाना खर्चा लगता है। अरे सत्र मत चलाइए, खर्चा बढ़ जाएगा। किस तरह की बात से कह रहे हैं वर्मा जी आप कि विधानसभा सत्र चलने से खर्चा बढ़ता है? मत चलाए ना। किसने कहा सत्र चलाए? एक दिन में बजट पढ़ लीजिए, छुट्टी पा लीजिए। ये रेवन्यू जनरेट करने के बजाय सब छोटा करेंगे। जनता के प्रश्न उठाए जाते वहाँ, प्रदेश के मुद्दों को लेकर सवाल उठाए जाते। सत्र लंबा चलना, प्रदेश आपकी सरकार की क्या तैयारी है? आपकी सरकार की पोल पट्टी न खुल जाए, मुख्यमंत्री की पोल पट्टी न खुल जाए, आपके घोटाले न खुल जाए, आपके भ्रष्टाचार न खुल जाए। सत्र को छोटा कर दीजिए। पिछली बार आपने जिस तरह से लगातार आप देख रहे, कोरोना के समय से लेकर कोरोना का बहाना बना करके जिस तरह से सत्रों को छोटा करने का काम किया, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस सदन की इतनी बड़ी मर्यादा हो, उस सत्र के लिए आप कह रहे हैं कि सत्र न चलाया जाए। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी दीजिएगा। लोकसभा क्यों चलाए जा रही है? उन्हें तुरंत चिट्ठी लीजिए। आप जैसे समझदार लोग होने चाहिए, कहिए कि लोकसभा और राज्यसभा मत चलाए। वो राज्यसभा के लोगों को क्यों नामित कर रहे हैं आप? क्यों उनको बिना बात के उन पे खर्चा किया जाए? राज्यसभा खत्म कर दीजिए आप, लोकसभा से काम चलेगा, उसका भी सत्र में चलाए, 1 दिन का सत्र चलाए, छुट्टी पाए। इस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। संजीव जी आपका काउंटर। संजीव जी आपका काउंटर। पूजा जी देखिए, मैंने कहा उत्तराखंड का यदि हमें विकास करना है, उत्तराखंड का हमने डेवलपमेंट करना है, तो हमें अपने आय के रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा और जिसके लिए सरकार पूरी तरह से कर संकल्पित है और सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार पूरी तरह से आय के नए रिसोर्सेज को डेवलप। दोनों बहुत ही समझदारी के साथ में आपने बेहतर प्रवक्ता होने की भूमिका निभाई और घुमा दिया सवाल कि मैंने सवाल आपसे लखपत जी ने पूछा कि किसी भी राज्य का जो विधानसभा सत्र है वो जितना लंबा चलता है वो सरकार की पराकाष्ठा, उसकी निपुणता को प्रदर्शित करता है। सवाल ये था, आपने कहा कि हम प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, वही रटा रटाया सा एक लाइन। संजीव जी, इस बार ऐसा नहीं लग रहा आपको आप थोड़ा सा घिर रहे हैं? पूजा जी सोच आपकी हो सकती है, मेरी नहीं। हाँ।
ये सोच आपकी हो सकती है, मेरी नहीं। हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, हम विकास को डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। जनता हमसे खुश है, जनता हमारे कामों से खुश है। इसी करके जनता ने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक दोबारा से सरकार बनाने का जनता ने काम किया, उनको आशीर्वाद देने का काम किया। 47 सीटों के एक प्रचंड बहुमत से दोबारा से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये इसके लिए कांग्रेस का सर्टिफिकेट की हमको आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए हमको आवश्यकता है तो जनता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है, और जनता ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है। जनता ने अपनी सहमति की मुहर लगा दी है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से हम पूरी तरह से सहमत हैं, और जो बची कुछ कसर थी वो अभी जो वर्तमान में लखपत जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इसके बाद में राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। बहुत समय से उनको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। जी संजीव जी अपनी बात आप पूरी कर लें। चुनाव हुआ उसमें 93.25% जो वोट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को जो जनता ने देने का काम किया, जनता ने सीधे सीधे ठीक है। आप अपनी पुरानी जीत से खुश हैं। जनता भी खुश थी उनको चुनने के बाद, क्योंकि अपने क्षेत्र से उनको सीएम चुनने का मौका मिला था। राजेंद्र जी के पास मैं जाऊंगी। राजेंद्र जी, हालांकि आपके पास आते आते विषय बदलने की कोशिश संजीव जी ने जरूर करी है, लेकिन मेरा सवाल आपसे वही रहेगा कि आपको क्या लगता है कि विधानसभा का ये जो जब सत्र की शुरुआत होने वाली थी उस दौरान भी आप ही बैठे थे चर्चा में, और सवाल हमारे जनता के लिए यही थे कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाएगा क्या। लेकिन जब सत्र समाप्त हुआ है उसके बाद जिस तरीके से सवालों के जवाब दिए गए, जिस तरीके से सत्र चला, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष का बयान आता है, वो अपने आप में सोचनीय है। और सोचने के बाद और तमाम सवालात सामने आने के बाद एक भूमिका, एक पक्ष की भूमिका पर सवालिया निशान खड़ा होता है। वो पक्ष इस बार सत्ता पक्ष है। आप इस बात से कितने संतुष्ट हैं और आपको क्या लगता है मौजूदा सत्र को लेकर के? पूजा जी, अगर हम पूरा बजट सत्र देखें उत्तराखंड राज्य का, तो जहाँ तक इसके दो कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट ये था कि बजट जो है किस तरह का आएगा और बजट किस तरह से पेश किया गया। फिर उस पे बजट जो विभाग और किस तरह से जो है बजट के बारे में डिस्कशन होना था वो डिस्कशन हुआ। लेकिन अगर आप ये देखिए पूरा सत्र जो है करीबन 7 दिन इसमें चलना था और 4 दिन में खत्म हो गया। लेकिन जहाँ तक बजट की बात थी, बजट के कुछ, जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि बजट में जो भी मतलब बजट आया है वो एक बहुत अच्छा बजट आया है, लोक लुभावन बजट आया था। लेकिन उसमें जो बात पीछे रहेगी कि वो कैसे रेवेन्यू जनरेशन होगा, किस तरह से रेवेन्यू जनरेशन होगा। जो 65,777 करोड़ का बजट करीबन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो बजट जो है क्या कहते हैं बोरोइंग का बजट है 12,000 करोड़ से ऊपर का, प्लस उसमें जो है फिजिकल डेफिसिट वाला बजट है। तो दो कंपोनेंट ये है। तो बजट कहीं ना कहीं मतलब एक खुश रखने के लिए किया गया, उसमें उसको काफी उसके जो है पॉइंट्स को छुआ गया। बजट का प्लस पॉइंट है, बट नेगेटिव पॉइंट ये है कि रेवेन्यू जनरेशन वाला पॉइंट पहली चीज। लेकिन अगर आप ये देखें कि पूरे बजट सेशन में हुआ क्या 4 दिनों में, 4 दिनों में जब बजट शुरुआत हुई तो बजट की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हुई। लेकिन जिस तरह से जो है क्वेश्चंस लगाए गए विधानसभा में पूछने के लिए अलग अलग विधायकों की तरफ से, और वो जनरली जो है उनके उत्तर जो है किसी तरीके से, क्योंकि देखिए उत्तर जो बनाते हैं वो किसी तरीके से विभाग बनाता है, विभाग के मंत्री बनाते हैं, मंत्रियों के जो सबोर्डिनेट्स बनाते हैं या विभाग बनाता है या उसके कर्मचारी लोग उसको बना के देते हैं, और बजट जो क्वेश्चंस होते हैं पहले आ जाते हैं और उसका आंसर लिख के वो देते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें जो है तारतम्य की कमी थी, उसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कमी थी, पहली बात। दूसरा, अगर आप बजट में देखेंगे कि उस बीच आंगनबाड़ियों का जो है प्रॉब्लम आ गई, बीच में अग्निवीर का वो आ गया, यूरिया का मामला आ गया, उसके बाद अगर बिजली, अगर आप डेफिसिट की बात करें तो बिजली का जो है कटौती की बात होगी। तो ये जो मुद्दे बीच में अचानक जो है 4-5 दिन के अंदर आ गए, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है वो गिरती नजर आई, और जो विपक्ष था विपक्ष एकजुट होता नजर आया। और उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं विपक्षी जो हमें लग रहा था कि यशपाल आर्य क्या अपने साथ एकजुट रखेंगे, किस तरह वो अपना जो है आक्रामक रूप रखेंगे। तो ये अगर हम ये देखेंगे बजट जो सेशन जो है हुआ तो जो है पक्ष की तरफ से तो बहुत अच्छा चला, लेकिन आते 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 कहीं विपक्ष से हावी होता रहा, ये बात है। और अगर आप ये देखें जहाँ तक जो रितु खंडूड़ी महोदया का और माननीय का जो सवाल है, उन्होंने बहुत अच्छा बजट सेशन चलाया,
लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई एज ए क्लास टीचर की, और उन्होंने सबको बैलेंस रखा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो विपक्ष अपने मुद्दों को उठाने में सफल रहा, और जो ये मुद्दे अचानक बीच में आ गए, उससे जो है विपक्ष को जो है एक प्लस मिला। बिल्कुल, और इसी के साथ में अब विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि सदन की एकजुटता को बाहर भी एकजुटता में तब्दील कर पाएं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। तो आपने देखा, सुना और समझा, विधानसभा सत्र, बजट सत्र आपके लिए शुरू हुआ था, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 7 दिनों का सत्र 4 दिनों में खत्म हुआ। सत्ता पक्ष के जवाब आपने सुने, विपक्ष के सवाल आपने सुने, और सवालों के जवाब भी आपने सुने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो चर्चा शुरू हुई थी विपक्ष की भूमिका के साथ, वो सत्ता पक्ष की जवाबदारी के साथ खत्म हुई है। वो जवाबदारी कितनी जवाबदारी की तरह रही, जिम्मेदारी की तरह रही, और कितनी लापरवाही में तब्दील हो गई, ये बड़ा विषय है। निर्णय आपको करना है। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।